नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच भारत और मैं हूं आपके साथ पूजा भारती। वक्त हो चला है उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पहली खबर हरिद्वार से है, जहां के साधु संत प्रयागराज महाकुंभ स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल संतों के साथ बैठक कर महाकुंभ 2025 को भव्य और दिव्य बनाने के लक्ष्य को पूरा करने का संकल्प लिया है। वहीं अखाड़ों में ध्वजा भी लगने शुरू हो गए हैं। खबर मंगलौर से है, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भराना का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि अगर जनता बोलेगी तो मैं 2027 का चुनाव लड़ूंगा। हालांकि अभी विधानसभा चुनाव 2027 में काफी लंबा समय है। वहीं करतार सिंह भराना ने लिबरहेड़ी पहुंचकर क्षेत्र के लोगों की जन समस्याएं सुनी और उनका जल्द ही निवारण करने का आश्वासन भी दिया। बाकी तो आप बुद्धिजीवी हो, मैं तो इतना अपने आप को समझदार भी नहीं समझता, पर अब देश में हमारी पार्टी का सिवा कोई है ही नहीं, सच बात तो ये है। और मोदी जी के आशीर्वाद से, उनकी बात पे ये सारा देश एक साथ है। निकाय चुनाव में क्या भूमिका रहेगी? देखो, निकाय चुनावों में मैं कम ही भूमिका निभाता हूँ, क्योंकि सभी अपने हैं, सभी लड़ते हैं, तो हम किसी की बुरे या किसी के भले नहीं बनेंगे। लेकिन पार्टी का जो निर्देश और आदेश होगा उसको। बहुत दिनों बाद आज आप अपने समर्थकों से मिले हैं। हाँ, क्योंकि पीछे तो इलेक्शन था हरियाणा का, उसमें थोड़ा सा बिजी रहे। बाकी पीछे एक दिन आया था मैं, बीच में थोड़ा बीमार हो गया था, तब सही हुआ तो थारे दर्शन करने चला आया। क्या आगे भी समय समय पर आते रहेंगे? हाँ, हर संडे करीब करीब आऊँगा ही। करतार सिंह भड़ाना जी जो है, ऐसा है, मैं टिकट या सेवा मंगलौर की लिखी है, मैं जो एक बार जबान से कहता हूँ वो ही करता हूँ, और मंगलौर की सेवा ही बनूंगा तो भी, नहीं बनूंगा तो भी, और कहीं से कभी नहीं। भड़ाना जी सूत्रों के मुताबिक नहीं, मैंने तो, सही बात तो ये, मैं झूठी बात ना कभी करता हूँ, ना मेरा कोई मतलब है। मैं सिर्फ और सिर्फ मंगलौर, क्योंकि मैं जब आया था, आज कितने साल हो गए, तब से मैं मंगलौर के लोग कहेंगे तो लड़ूंगा, और अगर तुम नहीं कहोगे तो यहाँ भी नहीं लड़ूंगा, फिर अपने घर रहूंगा। भड़ाना जी जिस प्रकार से नहीं, वो तो बन जाते तो हमारा हक ज्यादा होता सरकार पे। अभी तो हम उनसे रिक्वेस्ट करके अपना काम करा रहे हैं, लेकिन अगर सारी पावर इकट्ठी हो जाती है, पावर तो अब भी है जी, पर अब सारे इकट्ठे होना मुश्किल हो जाते हैं। फिर जब सबकी पावर एक जगह आ जाती तो फिर तो उसमें कोई कमी नहीं अच्छा रहती। पावर नहीं, नहीं, वो तो मैं करूंगा ही करूंगा, ये तो मेरा वादा है। जिस प्रकार से आप आज जनता आपकी भीड़ दिखाई दे हर गांव का दौरा करूंगा और हर गांव की जो समस्या है सामूहिक सबकी, उसको पूरे करूंगा। भड़ाना जी अगर तो मतलब आप ये कैसे सोच रहे हैं कि नहीं बनेंगे? जी ये क्यों सोचा आपने? नहीं बनेंगे, नहीं बने, अभी नहीं अब बने हैं। अभी नहीं जी। अभी तो ना बने तो कोई बात नहीं, मतलब विकास जी, जो एक बार कहता हूँ ना उसे भूलता नहीं। जी, मैं जब पहले आया था आपके बीच में, मैंने कहा था कि जो काम हमारे काजी जी विधायक बन के करेंगे, उससे 21 काम मेरे से लेना, ठीक, और उससे कम रहे तो दोबारा गेट आउट कर लो। धन्यवाद। खबर हल्द्वानी से है, जहां 24 घंटे जलापूर्ति की योजना को लेकर 178 करोड़ की डीपीआर शासन को भेजी गई है। बता दें कि पेयजल निगम के अधिशासी अशोक कटारिया के अनुसार मुख्यमंत्री के हाल ही में हल्द्वानी दौरे पर इस योजना की घोषणा की गई थी। इसके तहत विभाग ने 178 करोड़ रुपए की डीपीआर तैयार कर शासन को भेजी है। इस योजना के तहत हल्द्वानी नगर निगम के सभी 33 वार्डों में 24 घंटे जलापूर्ति की जाएगी। जो हल्द्वानी का जो पुराना नगर निगम क्षेत्र है, इसमें वार्ड संख्या 1 से 33 आते हैं। इसमें जो हमारा अभी विगत मार्च में, जनवरी में जो योजना स्वीकृत हुई थी, वो शीशमहल फिल्टर प्लांट के नाम से हुई थी। तो उस योजना की स्वीकृति मार्च में हमको मिली थी। उस योजना की टेंडरिंग कार्रवाई वर्तमान में लगभग अंतिम चरण में है, और उस योजना के अंतर्गत हम लोग गौला नदी से जो सरफेस वाटर है उसको शहर में
दिए जाने की योजना है और ट्यूबवेल पे अनुनिर्भरता को कम किया जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट था हमारा, ये हमारा टैंक तक था। अब जो द्वितीय चरण में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो HN इंटर कॉलेज में विगत कुछ दिवस पूर्व जो घोषणा करी थी, उस घोषणा के अंतर्गत हम 24 घंटे जलापूर्ति हेतु पुराने नगर निगम क्षेत्र में टैंकों से आगे का वितरण प्रणाली का हमने एस्टीमेट मीटरिंग के साथ, जिसमें हम 100% मीटर भी प्रपोज कर रहे हैं, ये योजना हमारी बना के हमने DPR बना के अपने आगे बढ़ा दी है। इसकी लागत लगभग 178 करोड़ है। तो इन दोनों योजनाओं के क्रियान्वयन के बाद हम ये कह सकते हैं कि जो हल्द्वानी का पुराना नगर निगम क्षेत्र है वह 100% हमारा 24 घंटे जलापूर्ति पे हम लोग उसको ले आएंगे। इसी पैटर्न पे वार्ड संख्या 34 से लेकर 60 में UUSDA के द्वारा वर्तमान में ADB फंडेड योजना के अंतर्गत कार्य किया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि पूरा जो हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र है वह पेयजल के दृष्टिकोण से एक तरह से पूर्णतः आच्छादित हो जाएगा इन तीनों योजनाओं के क्रियान्वयन के उपरांत। कितना समय लगेगा? खबर लाल कुआं से है, जहां बिंदु खत्ता राजस्व गांव की अधिसूचना शीघ्र जारी करने को किसानों CM को ज्ञापन भेजा है। बता दें कि प्रगतिशील किसान समिति के कार्यकारी अध्यक्ष उमेश चंद्र भट्ट ने कहा है कि बिंदु खत्ता के लगभग 80,000 की आबादी है जो वर्षों से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित है। लंबे समय से वन अधिकार अधिनियम के तहत राजस्व ग्राम घोषित करने की प्रतीक्षा कर रही है। हम वनाधिकार बिंदु खत्ता वनाधिकार समिति के का सदस्य हैं उमेश भट्ट, और हमारे साथी लोग कविराज धामी जी, माधव चंचल जी, कोरंगा जी, प्रकाश प्रागंडी जी। तो हम लोग बिंदु खत्ता को राजस्व ग्राम बनाने की अधिसूचना जारी करने हेतु मुख्यमंत्री महोदय को पुनः एक प्रत्यावेदन आज हमने दिया है तहसीलदार महोदय के माध्यम से। पूर्व में 21 अक्टूबर को हमने मुख्य सचिव मैडम राधा रतोड़ी जी को एक ज्ञापन दिया था। उस पर उन्होंने माननीय सचिव राजस्व को आदेश कर दिया था कि इसकी अधिसूचना जारी करने की कार्रवाई करें। तो उसी के प्रत्यावेदन में दिया है कि इसको शीघ्र से शीघ्र इस अधिसूचना जारी करने की मांग को लेकर के हमने आज ये ज्ञापन पुनः उनके ध्यानाकर्षण हेतु दिया है कि हमारा जो ये बिंदु खत्ता राजस्व ग्राम की जो प्रक्रिया वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत जिस प्रक्रिया पर अभी हमें 2 साल करीब हो चुके हैं इस पर काम करते हुए, तो इस पे जो जिला स्तरीय कमेटी होती है, शुरुआत में ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति से जो हमने अपने सामूहिक दावा इसको राजस्व ग्राम बनाने के लिए उपखंड स्तरीय समिति को पेश किया था। उपखंड स्तरीय समिति की तरफ से सभी जांच करने के बाद ये दावा स्वीकृत कर अग्रिम कार्रवाई हेतु जिला स्तरीय कमेटी को भेजा गया, और अधिनियम ये कहता है कि जिला स्तरीय कमेटी में जिलाधिकारी का निर्णय अंतिम और अवध्यकार होता है। तो हमारे प्रदेश में ये व्यवस्था है कि अगर उन दावों की स्वीकृति हो जाती है तो उसके बाद उसकी अधिसूचना जारी करने के लिए वो शासन स्तर पर ही अधिसूचना जारी होती है। तो हमारे दावों को स्वीकृत कर लिया गया है जिला स्तरीय कमेटी के द्वारा, जो 19 जून 2024 को जिलाधिकारी महोदया ने इस के संबंध में शासन को उसकी रिपोर्ट भेज दी थी। उसके बाद से अभी तक अधिसूचना उसकी जारी नहीं हुई है। तो उसके लिए हम लोग निवेदन कर रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय से कि शीघ्र से शीघ्र इसमें अगर राजस्व ग्राम की अधिसूचना जारी हो जाती है तो सभी विकास कार्य जो हमारे यहाँ जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे वो पंचायती राज चुनाव के हों या और भी अन्य जो राजस्व ग्रामों को मिलने वाली सुविधाएं, सभी तरह की हम लोग उसके पात्र हो जाते हैं। मांग है कि राजस्व ग्राम बनाया जाए। देखो, बिंदु खत्ता राजस्व ग्राम का जहाँ तक सवाल है, बिंदु खत्ता राजस्व ग्राम के लिए जो हमारी वन ग्राम समिति के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, निश्चित रूप से जो है बिंदु खत्ता के राजस्व की प्रक्रिया की दिशा में एक अच्छा कदम है। और हमारा भी सरकार से स्पष्ट रूप से कहना है कि बिंदु जिस तरह से हल्दूचौड़ राजस्व ग्राम है और हमारा शांतिपुरी राजस्व ग्राम है, ठीक उसी तरह का राजस्व ग्राम हमको बिंदु खत्ता को भी चाहिए। मतलब कि थोड़ा भिन्न वाला नहीं चाहिए, जिसमें जो है आम आदमी को उसकी जो है मतलब ये नहीं लगे कि भैया हमारा राजस्व कुछ भिन्न हुआ है। और हम धन्यवाद देते हैं हमारे भट्ट जी हैं और जो अन्य हमारे पदाधिकारी हैं कि जिस तरह से ये दिन रात एक करके बिंदु खत्ता के भविष्य को देखते हुए राजस्व ग्राम की प्रक्रिया में अपने लगे हुए हैं और शासन स्तर पर ये प्रक्रिया जा चुकी है। तो हमारा भी सरकार से निवेदन है कि यथाशीघ्र जो है लोगों की भावना के अनुरूप बिंदु खत्ता को राजस्व ग्राम घोषित कर दिया जाए। जिस तरह से जो है हल्दूचौड़ है, शांतिपुरी है, उससे उसी तरह का राजस्व ग्राम हम आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। हम लोगों ने काफ़ी कार्य आगे किया है और चूँकि राजस्व गांव बनाना एक बहुत जटिल प्रक्रिया है और रामनगर के अभी जो 3 गांव बने हैं उनको बनने में भी लगभग 7 साल लगे थे, लेकिन हम तो बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। हमारे बिंदु खत्ता क्षेत्र के लोगों के सहयोग से हमने लगभग 2 वर्ष में ही, क्योंकि जब मैं विधायक बना था तो मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में मैंने पहली बैठक बिंदु खत्ता राजस्व गांव को लेकर ली थी
तो अप्रैल 2022 से भी अगर हम लेते हैं तो 24 लगभग चल रहा है। तो यानी कि 2 साल में, 2.25 साल में हमारी जो पत्रावली है वो शासन स्तर पर पहुंच गई है। वो ग्राम स्तरीय समिति से, वो खंड स्तरीय समिति से और जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन होकर शासन स्तर पर पहुंच गई है। तो बहुत तेजी से काम चल रहा है और ये समय लगने वाली प्रक्रिया है। बहुत जल्दी बिंदु खत्ता राजस्व गाँव होगा। खबर मंगलौर से है, जहां नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। बता दें कि रवि अग्रवाल को रुड़की नगर निगम का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष कार्यालय पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। जिलाध्यक्ष शोभराम प्रजापति ने कहा कि इस बार जनवरी माह में निकाय चुनाव होने की संभावना है और रुड़की नगर निगम का मेयर भाजपा का ही कैंडिडेट बनेगा। रवि मोहन अग्रवाल तो निगम रुड़की के हैं, बाकी हमारे जितने भी निकाय के हैं सभी के प्रभारी नियुक्त कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। आज उनका स्वागत और सभी का परिचय के दृष्टि से आज की बैठक थी और ये भी एक था कि अपने कार्यकर्ताओं को ये बताने का कि भाई जब हमारे प्रभारी नियुक्त किए तो चुनाव शुरुआत हुई। चुनाव का अंदाज तो दिसंबर लास्ट और जनवरी में हर हाल में हो रहे हैं। दिसंबर 22 से दिसंबर से 25 दिसंबर तक शुरू हो जाएंगे और जनवरी तक समाप्त। भारतीय जनता पार्टी कितने दम हो जाएगी? भारतीय जनता पार्टी का दम को उनको पूछने की जरूरत होती है। माननीय नरेंद्र मोदी से माननीय पुष्कर सिंह धामी तक, योगी धामी कोई हो, ऐसा कहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की दमखम ना हो। आज दमखम का तो आपको मंगलौर महसूस करा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। अभी केदारनाथ तो विजय होकर आए और अभी जहाँ भी चुनाव होते हैं वहाँ दमखम ही भारतीय जनता पार्टी का। आज काम कोई है ही नहीं सामने पार्टी, केवल भारतीय जनता पार्टी काम करने वाली पार्टी है जो केवल विकास, सबका साथ सबका विकास पे जिसका नारा है उस नारे के साथ ही आगे बढ़ रहा है। किसी कैंडिडेट का भी चुनाव होगा? क्या मतलब? कैंडिडेट ही लड़ेगा, तो जब समय आएगा तो कैंडिडेट भी डिक्लेयर होगा और मजबूर कैंडिडेट डिक्लेयर होगा, जीतने वाला कैंडिडेट डिक्लेयर होगा। और ये चुनाव जो है हमारे प्रतिष्ठा का चुनाव है और इस चुनाव को हम जीतेंगे। चुनाव प्रक्रिया कब तक होगी? हमेशा यहाँ से प्रदेश में हमेशा एक मिथ्या थी कि हमेशा एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, मिथ्या टूटी ना, तो ऐसे यहाँ की मिथ्या भी टूटी और यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी जीती। चर्चा है जनवरी तक। तो आप प्रेस के लोग हैं, चर्चा है तो अच्छे ठीक ही होगी। खबर हरिद्वार से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। बता दें कि पुलिस से भाग रहे बदमाश बहादुराबाद क्षेत्र में दाखिल हो गए, जिसके बाद यहां चल चेकिंग के दौरान बदमाशों की गतिविधि संदिग्ध लगने पर पुलिस ने उनका पीछा करना शुरू किया, जिस पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दिया। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को पुलिस की गोली लग गई, जिससे वह घायल हो गया। घायल बदमाश का नाम फरमान बताया जा रहा है, जिस पर 1 दर्जन से भी अधिक आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। कल शाम को देर रात्रि करीब 1 बजे के आसपास रुड़की से हरिद्वार रास्ते में बहादुराबाद के पास में एक चेकिंग के दौरान, जिसमें देहरादून पुलिस भी कुछ अभियुक्तों का पीछा कर रही थी और उनके द्वारा संबंधित थाने को जब इस गाड़ी को रोकने के संबंध में बताया गया तो बैरियर डाउन चेकिंग के दौरान एसओ बहादुराबाद और इनकी टीम और देहरादून की टीम की संयुक्त कार्रवाई में और इनको जब रोकने का प्रयास किया गया, इन्होंने वहां से भागने के लिए फायरिंग करी और इस प्रयास में पुलिस के द्वारा मुठभेड़ में और जवाबी कार्रवाई में करते हुए एक व्यक्ति को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिसके पैर में भी गोली लगी है। उसको उपचार हेतु हॉस्पिटल भेजा गया। 2 अन्य व्यक्ति वहाँ से फरार चल रहे हैं, उनकी भी अरेस्टिंग से कर ली जाएगी। जो मुख्य अभियुक्त है जो इसमें मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया है, इसका नाम फरमान है और ये पूर्व में करीब 2 दर्जन के आसपास इस पर मुकदमे कायम हैं, जो अलग अन्य जेलों से जेल भी गया है और कई मामलों में फरार चल रहा है। अभी भी हरिद्वार और देहरादून के कम से कम 3 से 4 मुकदमे इस पर भी लंबित चल रहे हैं। तो इसको एक बड़ी कार्रवाई के तहत पुलिस के द्वारा इसको पकड़ा जा सका है। बाकी 2 अन्य व्यक्ति जो इसके साथ आए थे उनको वो अभी फरार चल रहे हैं, उनकी जल्द ही अरेस्टिंग कर ली जाएगी। खबर हल्द्वानी से है, जहां छात्र की संदिग्ध मौत हो जाने पर हड़कंप मच गया। बता दें कि जंगल के समीप ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी बेरे पड़ाव के छात्र दिव्यांशु पांडे निवासी हल्दूचौर दौलिया की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में परिजनों ने पुलिस क्षेत्राधिकारी नितिन लोहनी से मुलाकात करते हुए कहा है कि उनके बेटे की हत्या की गई है। वहीं पुलिस इस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। सूचना मिली थी कि एक युवक द्वारा मतलब फांसी से लटकने की सूचना आई थी और हल्दूचौड़ निवासी युवक है जो एक निजी संस्थान में पढ़ते हैं। तो इसमें अभी जो बॉडी है, जो शव है, वो पोस्टमार्टम के लिए गया है। अभी मेडिकल बोर्ड के माध्यम से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है वीडियोग्राफी के थ्रू।
और जो अन्य कार्रवाई हैं वो भी करवाई जा रही हैं। अभी तहरीर जैसे ही आती है तो मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। देखिए, इसमें ऐसा कुछ छुपाने का तो नहीं है। इसमें परिवार को भी समझा दी गई ये चीज़ कि जो लिगेचर मार्क्स हैं उसी के आधार पे हम टिप्पणी कर सकते हैं, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट करना पड़ेगा, जिससे क्लियर होगा कि ये प्रथम दृष्टया क्या चीज़ है। अभी सीओ साहब के पास मिलने के लिए तो हम एसएसपी साहब से आए थे, तो मगर एसएसपी साहब शायद बाहर थे, तो सीओ साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने जो कल घटना हुई, हमारे ग्राम सभा का एक युवक है दिव्यांशु, उसको संदिग्ध हालतों में वहाँ पर मौत हुई है, ये यही जंगल के बीच में। और इस पे जो है हम लोगों ने उनसे कहा है कि तत्काल इस पे कार्रवाई की जाए। उन्होंने अभी तत्काल तहरीर लेके मुकदमा करने की भी बात कही है और बाकी इसमें आवश्यक कार्रवाई भी करने की बात कही है। इसमें जो परिवार ने आशंका जताई है वो पूरी हत्या की आशंका जताई है। कोई इनका दोस्त बताया जा रहा है दिव्यांशु का, उसके ऊपर हत्या की आशंका जताई जा रही है। हम पुलिस से ये मांग कर रहे हैं कि निष्पक्ष इसकी जांच की जाए और तत्काल दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। और इसमें गलती एक प्रशासन की ये भी है कि जो जंगल के एरिया है वहाँ पर पुलिस ने गश्त देना बिल्कुल बंद कर दिया है और जंगलों में जो है आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। नशा हो रहा है, वहाँ स्मैक पी रहा है, शराब पी रहा है और कई प्रकार के कृत्य जंगलों में और ऐसे सेंसिटिव जोन्स में हो रहे हैं। तो पुलिस को खास कर इस ओर ध्यान देना चाहिए। जो नशा बढ़ रहा है, स्मैक बढ़ रहा है, इसके ऊपर पुलिस ने कार्रवाई करनी चाहिए। और वहाँ पर केवल ये घटना नहीं, इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, तो उन जगहों पे तत्काल पैरवी बढ़ानी चाहिए पुलिस को और दोषियों को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे लगता है कि उसी लड़के ने कर रखा है सब कुछ उसके साथ, और वो खुद ही दिखा रहा है उसको मरा हुआ और खुद ही रस्सी काट रहा है। ये कोई बात नहीं होती है। मुझे लगता है कि उसी ने किया है जो भी किया है उसके साथ। कौन लड़का है वो सुमित यादव। क्या मामला क्या है? मामला क्या है? दोस्ती का है। दोस्ती। बस हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले और कुछ नहीं चाहते हम। बस हमारा भतीजा कल दीपांशु पांडे कल कॉलेज के लिए 9 बजे घर से निकला था, उसके ग्राफी गैराज जाने के लिए। ग्राफी गैराज में थर्ड ईयर है। उसके बाद वो आया, उसका हमको पता नहीं चला। फिर वो फ़ोन आया करीब 3:10 में कि उस सुमित यादव करके लड़का है, उसका फ़ोन आया कि क्या कहते हैं आपका लड़का यहाँ जंगल में पड़ा है, ये है वो है, मार दिया है करके इस तरीके से उसने कॉल करा था। उसके बाद 3:50 में फिर उसकी मेरी भतीजी खुशी जो पांडे को फ़ोन आया कि तुम मेरे को अगर मुझे फंसा तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा करके उसका फ़ोन आया था। आप क्या चाहते हो? सर न्याय चाहते हैं सर, और क्या कहेंगे। हमारा तो भतीजा चले गया। मेरा नाम दयाल पांडे। खबर लाल कुआं से है, जहां बिंदु खत्ता से 3 दिनों से लापता व्यापारी का शव पंतनगर बाईपास जंगल में मिलने से हड़कंप मच गया। बता दें कि बिंदु खत्ता क्षेत्र से पिछले 3 दिनों से लापता युवा व्यापारी का पंतनगर बाईपास के पास झाड़ियों से शव बरामद हुआ। सूचना के बाद मौके पर पहुंची लाल कुआं और पंतनगर पुलिस के साथ साथ फॉरेंसिक टीम और वन विभाग के अधिकारी जांच पड़ताल में जुट गए हैं। वहीं व्यापारी की मौत हाथी के हमले से हो जाने की भी आशंका जताई जा रही है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच भारत। नमस्कार।